अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, खैर पख्तूनख्वा के माली बहरान या फिर वहाँ पर जो फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं, इस हवाले से आज दो मुतज़ाद बयानात सामने आए। मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ। पहले खैर पख्तूनख्वा के जो CM है महमूद खान साहब, आज उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस टॉक में उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया कि उनका वफाक के ऊपर यानी कितना वफाकी हुकूमत वाजिबुल अदा रकम हो चुकी है खैर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के लिए। इसमें उन्होंने कुछ हेड्स का जिक्र किया, नेट हाइडल प्रॉफिट्स का था और दीगर जो एरर्स थे जो उनको पेमेंट मिलनी है, और उन्होंने कहा कि माली बहरान संगीन हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से मीडिया पे खबरें आ रही हैं और वाकई में वो कहते हैं कि ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यानी जो बातें और बाज़गश चल रही थी कि फाइनेंशियल डिफॉल्ट या मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सूबा डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, आज उन पर कुछ सदाकत जो है CM की तरफ से आती हुई नजर आई उन खबरों की। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि महमूद खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने इस हद तक भी कहा कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स क्या थे। लेट्स हियर दिस। खाक वहाँ पर हम लोग ये तनख्वाही नहीं दे पा रहे, फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे। सेहत कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे, हमें पैसे नहीं मिल रहे और हम जो है तनख्वाहों के हवाले से मसाइल से दो चार हैं। लेकिन आज ही के दिन नाज़रीन दूसरी तरफ हमने देखा कि एक प्रेस रिलीज जारी हुई CM KP की तरफ से, और इस हैंड आउट के अंदर जो एग्जैक्ट अल्फाज जो जारी किए गए वो बिल्कुल उस बयान के बरक्स हैं जो वो यहाँ दे रहे हैं। यानी इस प्रेस रिलीज के मुताबिक तो CM KP ये कह रहे हैं कि खैर पख्तूनख्वा में ऐसे तवील मुद्दती उन्होंने मंसूबे लगाए जिसकी वजह से सूबा सेल्फ सफिशिएंट हो गया, उसको किसी जरूरत नहीं माली इमदाद की या किसी चीज की या वफाक से पैसों की। और दूसरी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह बयान दे रहे थे कि जैसे सूबा डिफॉल्ट की तरफ आ गया, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, वफाक से मुख्तलिफ एरर्स हो चुके हैं। उन्होंने जो बयान दिया, जो उन्होंने हैंड आउट जारी आज हुआ है CM KP की तरफ से, उसके मुताबिक वज़ीर खैर पख्तूनख्वा महमूद खान ने यह कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 बरसों में सूबे की मुस्तकिल और पायदार तरक्की के लिए एक जामिया मनसूबाबंदी के तहत इकदाम उठाए हैं, जिनका मकसद सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करके इसे माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। हुकूमत के इन इकदाम से न सिर्फ सूबे के अवाम मुस्तफीद होंगे बल्कि मुल्की मईशत की तरक्की में भी खैर पख्तूनख्वा का एक कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की के बायस सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है और आने वाले वक्त में खैर पख्तूनख्वा एक फलाई रियासत के कयाम के लिए रोड मॉडल के तौर पर सामने आएगा। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि सूबा इतने पैसे नहीं है कि हम तनख्वाहें दे सकें। आज ही के दिन एक और बयान में वो ये कहा जा रहा है कि सूबा सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से उसको अब इतना पैसा आ गया कि वो वफाक को पैसा दे सकता है, मुल्क की मईशत की तरक्की में किरदार अदा कर सकता है। तो ये तजादात इमरान खान साहब के बयान में तो हम सुनते थे कि सुबह कुछ और दोपहर में कुछ और फिर रात में कुछ, लेकिन आज हमने देखा कि CM KP का बयान जो वीडियो पर आया है वो कुछ और है, जो हैंड आउट आया है वो कुछ और है। मैं इसी से आगाज करता हूँ प्रोग्राम का। जनाब इनायतुल्लाह खान साहब जो कि सीनियर सूबाई वजीर भी साबिक रह चुके हैं खैर पख्तूनख्वा के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। साथ चीमा साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा MNA हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाना चकजई साहब सीनियर तज़निगार भी, और इमरान शफीक साहब भी साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। मैं पहले इनायतुल्लाह साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा ये बात, ये एक तरफ कहा जा रहा है कि तनख्वाहों के पैसे नहीं है, फिर कहा जाता है कि नहीं ये गलत खबरें मीडिया फैला रहा है, फिर एक हैंड आउट जारी किया जाता है उसमें कहा जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी इतनी एफिशिएंट रही है। तो ये किस तरह की जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं खैर पख्तूनख्वा की तरफ से और क्यों आ रहे हैं? इनायतुल्लाह साहब आपकी गहरी नजर है वहां के माली मामलात पर भी, ये फरमाइएगा जरा। देखिए, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनके कंट्रडिक्शंस भी हैं, और ये इनका जो सोशल मीडिया जिस तरह से ये गलत चीजें फैलाता है और अपनी कारकर्दगी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन हाईलाइट करने की कोशिश करता है, ये वो यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो फनसारी की तरफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की और रिसीट्स तो 60-70 अरब के अराउंड है और इसका बजट जो है वो 1.3 ट्रिलियन रुपए है। तो ये तो डिपेंडेंट है फेडरल ट्रांसफर से खैबर पख्तूनख्वा, और इस किस्म के दावे करना मेरे ख्याल में हकीकत के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सस्टेनेबिलिटी तब आएगी, खुद समझदारी तब आएगी जब ये जो हमारे हाइडल पावर है उसके जनरेशन में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ
टूरिज्म पे इन्वेस्ट करेंगे या हमारे मिनरल्स के अंदर पैसे जनरेट होंगे, हमारा जो एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्विसेज और उस पे हमारी जो सर्विसेज पे जो टैक्स हैं वो उसको सही तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट है। इन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन एक अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट है। आप अगर ऐसा ये बताइएगा कि इन्होंने एक फिगर दिया है कि 150 अरब से ज्यादा के जो वाजबात हैं वफाकी हुकूमत की तरफ, क्या ये फिगर जो नेट हाइडल प्रॉफिट्स और दीगर एरियाज जो उन्होंने डाले हैं उसमें उन्होंने फाटा का मर्जर के हवाले से फ्लड्स के हवाले से 10 अरब का जिक्र भी किया हुआ है, तो ये एक्चुअली फिगर है या इसको भी एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है मीडिया को? देखिए, ये जो फिगर है ये हमेशा से अगर आप जो हुकूमतों की प्रोजेक्शन होती है उसकी पास्ट ट्रेजेक्टरी को देखें तो ये बिल्कुल इसी किस्म इतनी ही कम फंड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिलते हैं। तो आप पीटीआई की हुकूमत के अपने जो प्रोजेक्शन है उनको देखें तो इनको मुसलसल 40-50 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट के अंदर नहीं मिलते रही हैं। आप अगर इनकी हुकूमत देखें तो इन्होंने एक हेड क्रिएट किया हुआ था एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम अनफंडेड के नाम से अर्थ ऑयल फाटा के लिए। उसमें ये कुछ 30-40 अरब रुपए रखते थे और अनफंडेड का मतलब ये था कि ये पैसे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये वो जो 3% एनएफसी के पैसे थे कि हमें 3% एनएफसी के पैसे मिलेंगे और उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान का हिस्सा होगा, तो ये रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। इसके अलावा जो फेडरल ट्रांसफर है जिसमें डिविजिबल बोलते हैं कि टैक्स के रिसीट्स वगैरह उसमें हमें ऐसे ट्रांसफर होते हैं, मेजर चंक होता है, तो उसमें भी हमेशा से प्रोजेक्शन सूबाई हुकूमत को नहीं मिलते हैं। मैं समझता हूँ दोनों तरफ प्रॉब्लम मौजूद है। लेकिन ये बताइएगा क्योंकि ये मामला तो सोशल मीडिया का नहीं है ना, ये मामला अलग है थोड़ा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो बनते हैं वो अलग है, ये मामला इसलिए अलग है कि सीएम केपी की वेबसाइट से ऑफिशियल हैंडआउट जो जारी हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होने जा रहे हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हमें फ्रूट्स देंगे, कि हम मुल्क की मैशत में लेकिन मैंने प्रेस ऑफिस से कुछ और कह रहे हैं, तो सर ये मतलब कौन सा ये भी गलत कह रहे हैं और वो भी गलत कह रहे हैं? इसका मतलब दोनों भी आते हैं गलत कह रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वो भी गलत। देखिए, मैं आपकी बात को एक बात क्लियर कर दूं। मैंने आपको बता दिया इनकी जो अपनी रिसीट्स है उसमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बड़ा चंक है और जो नॉन टैक्स इनकी रिसीट्स है, ये कुल मिला के इनके फंड्स जो हैं कोई 60-70 अरब रुपए बनते हैं। 60-70 अरब रुपए की इनकी सूबे के अंदर कलेक्शन होती है। 1.3 ट्रिलियन इनका टोटल बजट है। तो इसलिए तो ये तो 90% डिपेंडेंट है फेडरल ट्रांसफर से। अगर फेडरल ट्रांसफर स्मूथ नहीं रहती है तो ये सूबा फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा, और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी कमजोर है और आप सही तरीके से अपने फंड्स को खर्च नहीं कर रहे हैं और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट का डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, आपके ऑपरेशनल बजट का डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, तो जाहिर है आपको डिफॉल्ट ही की तरफ जाना पड़ेगा फिर। सही। अच्छा, और एक और बात आप मुझे बताते जाएं क्योंकि एक और मेहरबानी इंतजार फरमाएं। आपसे शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं इमरान शफीक साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। कुछ दिन कबल एक बिल आया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, आज ये तरमीम बिल मंजूर हो गया है। इस तरमीम बिल के मुताबिक ऑल ऑफिशियल journeys so carried out and undertaking on any aircraft or helicopter of government by the chief minister or any minister advisor or special assistant to chief minister, public servant or government servant or office support staff aides and any other individual। ये खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर बिल के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। ये जो बिल पेश हुआ है ऑन 1 नवंबर 2008 till the commencement of the Khyber Pakhtunkhwa Ministers Salaries and Amendment Act shall deem to be validly carried out and undertaking under this act and shall not be called in question for want of any deficiency of procedure or approval as the case may be। तो मैं पहले क्योंकि इनायतुल्लाह साहब साथ है, फिर इमरान साहब का कानूनी नुक्ता इस पे लूंगा। आप इनायतुल्लाह साहब साथ हैं तो ये बताइएगा कि आज हेलीकॉप्टर के हवाले से ये तरमीम बिल मंजूर हो गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं इनायतुल्लाह साहब? जी इनायतुल्लाह साहब आप साथ हैं? मैं साथ हूं जी इनायतुल्लाह साहब, हेलीकॉप्टर के हवाले से तरमीम बिल जो है मंजूर हो गया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, आपका इसमें मंजूर हो गया, लेकिन पोजीशन के एहतजाज के दौरान में मंजूर हुआ। पोजीशन ने कहा कि हम इसको अदालतों के अंदर चैलेंज करेंगे। हमने मुखालफत की, हमने पॉइंट आउट किया कि ये जो है ये स्कोप ऑफ जो ओरिजिनल लॉ है जिसमें मिनिस्टर सैलरी एंड अलाउंसेस लॉ है उसके अंदर ये अमेंडमेंट जो है टेक्निकली दुरुस्त भी नहीं है।
दूसरी बात यह है कि आप 2008 से जितनी भी हेलीकॉप्टर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। ये आप माजी की करप्शन को प्रोटेक्शन दे रही हैं। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लामिक प्रोविजंस की भी अगेंस्ट हैं और ये आप एक करप्शन को प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो इसलिए हमारी अपोजिशन की तरफ से इसकी भरपूर मुखालफत की गई और हुकूमत को बता दिया गया कि हुकूमत चूंकि इमरान खान जो है वो मॉरल हाई ग्राउंड पे रहना चाहते हैं, करप्शन के हवाले से कहते हैं कि मैं करप्शन सोसाइटी बनाना चाहता हूँ। इस पूरी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि ये हमारी समझ से बाहर है कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर कैसे इस किस्म का बिल और लॉ आ जाता है और ये सब कुछ उनके इल्म में है। आगे का नया आप लोगों का क्या है? क्या कानूनी तौर पे इस तरह आप कह रहे हैं कि चैलेंज भी कर सकते हैं? क्या इसको आला अदालतों में चैलेंज करने का सोच रहे हैं? मुश्तरका मैंने भी अनाउंस किया अपनी पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से मैंने भी अनाउंस किया और सरदार हुसैन बाबक जो कि ANC के पार्लियामेंट्री लीडर है उन्होंने भी अनाउंस किया कि हम इसको चैलेंज इसलिए करेंगे कि एक तो ये हेलीकॉप्टर वाला मामला ऑलरेडी नैब के अंदर अंडर इंक्वायरी है और दूसरा हमने ये कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लीगल ग्राउंड्स पे आप इस मिनिस्टर्स प्रिविलेजेस और सैलरी अलाउंस लॉ के अंदर आप इस चीज को अंदर नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये है कि आप माजी के अंदर अगर करप्शन हुई है तो उस करप्शन को आप असेंबली लेजिस्लेशन के जरिए से अनडू नहीं कर सकते हैं, उसको कानूनी जवाब फराहम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। फिर फ्यूचर के अंदर भी लोग अगर किसी ने कत्ल किया हो और 2008 के अंदर और असेंबली लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करती है कि इसको माफ कर दिया जाए तो ये तो बड़ा बुरा रास्ता है, बड़ी बुरी डायरेक्शन है और इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। तो इमरान शफीक साहब आपका कानूनी नुक्ता से जाना चाहूंगा। ये कह रहे हैं जिस तरह के जमात इस्लामी भी और ANP भी सोच रही है इसको चैलेंज करने का और करेगी चैलेंज लीगली। ये कानून जो मंजूर हुआ है 2008 से 2022 तक जितने भी हेलीकॉप्टर में जिन लोगों ने सफर किया उनसे पूछगछ नहीं हो सकेगी, नैब नहीं पूछ सकेगा और फिर जिस तरह से जाकर ये कानून पूरा किया गया कि किराए पर दस्तयाब भी होगा हेलीकॉप्टर, ये कानूनी तौर पर आपको लगता है स्टैंड करेगा इमरान शफीक साहब इन द कोर्ट ऑफ लॉ जब चैलेंज होगा? तो देखिए ये ऐसे ही है, ये बुनियादी तौर पर इस कानून के पीछे जो बदनीयती है वो बिल्कुल आया है जी। और वो बदनीयती बिल्कुल वाज़ेह इस अंदाज में है कि आप ये कहना चाहते हैं कि 2008 से लेकर 2022 तक यकीनन ये तय है कि इस दौरान हुकूमत किस पार्टी की थी यहाँ और ये कौन इससे फायदा उठाना चाहता है। और ये एक किस्म का इस बात का एतराफ है, ये बिल्कुल हुकूमत की तरफ से एक एतराफ है खैबर पख्तूनख्वा की कि 2008 से लेकर 2022 तक ये हेलीकॉप्टर का जो इस्तेमाल करते रहे हैं ये मुजरिमाना तौर पर करते रहे हैं। और ये जो नैब की इन्वेस्टिगेशन है जो इस हेलीकॉप्टर का मुजरिमाना तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कौमी अवाम की दौलत को जिस अंदाज में लूटा गया और ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस बात का बिल्कुल एतराफ है कि हम अब इसको अनडू करना चाहते हैं ताकि नैब उस पर एक्शन ना ले सके। और नैब के एक्शन को रोकने के लिए या किसी भी फौजदारी कार्रवाई से बचने के लिए ये कानून साजी की गई है। मैं ये समझता हूँ ये कानून साजी की इंतहाई बदतरीन किस्म की मिसाल है और ऐसी कानून साजी ये तो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली कानून साजी है। और हैरत की बात है कि एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं कि नैब में जो तारामीम की गई हैं उनको वापस लिया जाए, और दूसरी तरफ उससे भी कई गुना ज्यादा काला कानून जो है वो स्याह कानून जिसकी ना इस्लाम में मिसाल मिलती है ना पाकिस्तान के आइन में मिसाल मिलती है, इस तरह का कानून उन्होंने अपनी असम्बली से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पास करवाया है। ये डुअल स्टैंडर्ड्स भी हैं, पॉलिटिकली भी ये इंतहाई गलत चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये पाकिस्तान में आप ये तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि 2008 से लेकर 2022 तक केपी की गवर्नमेंट ने जितने भी इख्तियारात से नाजायज तजावुज किया है, जितनी भी करप्शन की है, या उन सबको माफ कर दिया जाए और उनको जो है वो कानून साजी के जरिए हम यानी ये पार्लियामान अपना वो राइट इस्तेमाल करना चाहती है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप अकाउंटेबिलिटी के कानून इसीलिए हैं कि जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है आप उससे पूछगछ करेंगे। आप पार्लियामान के जरिए इस कानून साजी के जरिए ये कहना चाहते हैं कि अब हम इन चीजों पर पूछगछ नहीं कर सकेंगे। ये ऐसी कानून साजी कहीं भी किसी भी अदालत में विद स्टैंड नहीं कर सकती। इसने
और ये ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब है आप कल कानून ये पास करेंगे कि जो रियासत की जितनी गाड़ियां हैं जो लोग अपने जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, उस पर कानून पास कर देंगे। अगले दिन आप एक कानून लेकर आएंगे जिन्होंने सरकारी जमीनों। इमरान शफीक साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से ही खैबर पख्तूनख्वा में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा ही कुछ आवाज़ें उठाने लगे हैं करप्शन और बदउनवानी के हवाले से। आपको एक बयान सुनाते हैं वहाँ के इंसाफ फेडरेशन के अहदेदार का, और उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कार्रवाइयों पर भी आते हैं, उसकी तफसीलात भी रखते हैं। क्या कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है और उनके अपने वुज़रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जल्द आवाज़ भी उठाएंगे। जरा सुने क्या कहा जा रहा है। लेट्स हियर दिस। जो हमारे अपने पार्टी में है, हमारे गवर्नमेंट की कैबिनेट्स में है, इंशाल्लाह उनकी सारे जो करतूत है ना वो हम सामने लाएंगे। करप्शन के हवाले से कुछ बातें या क्या? करप्शन के हवाले से भी है, पार्टी की वायलेशन भी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह वाज़ेह होगी कैबिनेट। नाज़रीन, करप्शन के हवाले से जो नए करप्शन केसेस है पख्तूनख्वा में, इस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। समातों में चेयरमैन नैब को तलब किया गया, चेयरमैन नैब से पूछा गया। हेलीकॉप्टर केस इस पर आज तरमीम बिल मंजूर हुआ है। इस हवाले से भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को कहा, फिर नैब ने डॉक्यूमेंट्स दिए कि 1800 अफराद ने सफ़र किया, फिर कहा गया कि इनकी रिकवरी की जाए। आज ये तरमीम बिल मंजूर हो चुका है। डॉक्टर निसार चीमा साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। निसार चीमा साहब, आप फरमाइएगा ये कितना शॉकिंग है, अलार्मिंग है, क्या है, अफसोसनाक है? आप क्या टर्म यूज करेंगे फॉर दिस बिल? आज मंजूर हो गया, इसके मुताबिक तो 2008 से 22 के दरमियान आप पूछा ही नहीं जा सकेगा कि किसने इस्तेमाल किया, क्यों किया, ना उनसे कोई रिकवरी की जा सकेगी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से। निसार चीमा साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में अगरचे सियासतदानों के बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं जिसमें कौल और फेल में तजाद नज़र आता है, लेकिन जिस तरह का तजाद एक तवातर और तसलसल के साथ इमरान खान साहब के बयानात में, उनके मौक़िफ़ में नज़र आता है, हमारी पूरी माजी की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उनका अमल बिल्कुल उसके उलट रहा। हमेशा उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान हमें चाहिए, हमेशा उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल का भी हवाला दिया, हदीस मुबारक का हवाला दिया कि जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोग इसलिए तबाह हो गए कि बड़े लोगों के लिए कानून और था, उनको ये कोई सज़ा नहीं मिलती थी, सारी सज़ाएँ मुख्तलिफ जराइम की जो थी गरीब लोगों के लिए थी, और इसी वजह से वो कौमें तबाह हो गई। लेकिन अब ये उनका अमल देखें कि अंदाज़ा कर लें कि वो और उनके साथी चाहते ये हैं अमली तौर पर कि जो भी वो जुर्म करें, खा वो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के मामले से हो उनका ताल्लुक हो, खा सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने से हो, खा तोशा खाना से हो, खा ये है कि घड़ियाँ बेचने से हो, गैर मुल्की तावे बेचने से हो, वो चाहते ये हैं कि उन पे कोई ये है कि कोई गिरफ्त ना हो। अंदाज़ा कर लें कि ये जब अमल है तो ये कि कौन सा पाकिस्तान ये चाहते हैं, कौन सा कानून सबके लिए एक यकसा चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं खा बेगुनाह उनको सज़ा मिले, लेकिन ये कि हम बड़े से बड़ा जुर्म कर लें लेकिन हमें कोई पूछने वाला ना हो, यानी अमल उनका ये है। तो मैं जिस तरह गुजारिश की है मैंने कि कौल और फेल में इतना बड़ा तजाद हमारी मुल्क की तारीख में नजर नहीं आता, और इससे खुद इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं, जो रहे हैं बड़े, और उनकी बड़ी उम्मीदें उनको वाबस्ता थी, बिलखसूस नौजवान, उनको यकीनन बड़ी मायूसी हुई होगी। और यही वजह है कि अब नौजवान जो है जिस तरह ये कि उनके धोखे में आए थे उसी तरह अब ये है कि निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको पता चल रहा है, और ये कि खान साहब भी एक्सपोज हो गए हैं। इसकी सियासी कॉस्ट होगी, नैरेटिव उनका जो है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, सियासी तौर पर उनका तजाद सामने आ रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर जो कार्रवाई आप लोग हेलीकॉप्टर केस के हवाले से कर रहे थे, और नैब जिस तरह आगे बढ़ रहा था, एक फहरिस्त थी 1800 अफराद की, फिर कहा गया जी कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि शायद 9 करोड़ रुपए की फिगर है जो रिकवर करनी है, तो क्या नैब आगे बढ़ सकेगा कानूनी तौर पर? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या आगे बढ़ सकेगी इस केस को लेकर कानूनी तौर पर, खासतौर पर आज इस तरमीम बिल के मंजूर होने के बाद? निसार चीमा साहब, देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो जो कौमी अमानत है, जो कौमी सरमाया है, वो उसकी अमीन है। हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। इसी वजह से यह है कि नैब के चेयरमैन को भी बुलाया गया, इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर केस जो है उसको भी टेकअप किया गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपकी वसातत से पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है अपनी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल पूरी करेगी, और इंशाल्लाह इसमें कोई सुस्ती या गफलत का मुजाहरा नहीं होगा। आप देखेंगे कि जिन्होंने ये है कि कौमी सरमाए का इस तरह बेदरेग
उसका ज़िया किया है, उसका बेदरेग इस्तेमाल किया है, नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उनको यह है कि इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो आप कह रहे हैं अपनी कार्रवाई आप जारी रखेंगे। जान चकज़ई साहब, आज खैर पख्तूनख्वा के सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बहुत से वाजिबात हो चुके हैं वफाकी हुकूमत की तरफ, वो कहते हैं कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। दूसरी तरफ आज सीएम केपीके ही नहीं एक प्रेस रिलीज इशू करी और उसमें उन्होंने कहा कि सूबा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, हम खुद मुख्तार होने जा रहे हैं और हमारे पास ऐसे तवील मुद्दती मंसूबे हैं जिसकी वजह से हम जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो एक तो इमरान खान साहब की सियासत में तजाद है, समझ में आता है। ये जो तजाद हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनकी प्रेस रिलीज में देख रहे हैं, ये तजाद क्यों है? क्या सियासी नैरेटिव कुछ और बनाना है, हकायक कुछ और है, मसला क्या है आपकी नजर में जाना चकज़ई साहब? देखिए, पीटीआई की ओवरऑल जब मरकजी हुकूमत में इमरान खान साहब थे 3.5 साल, जो गवर्नेंस के हवाले से एक बहरान था, कारकर्दगी थी, वो शर्मनाक हद तक सबके सामने थी। इसीलिए आज पीटीआई उस तरफ जाना नहीं चाहती और ये अपना रिकॉर्ड को डिफेंड नहीं करना चाहती। केपीके में तकरीबन पिछले 10 साल से वहाँ पे इनकी गवर्नेंस है, इनकी हुकूमत है, लेकिन चूंकि हमारी मीडिया की अटेंशन या तवज्जो स्पैन जो है वो के हवाले से बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, जो क्राइसिस है, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। जो गवर्नमेंट का आज का बयानिया है, जो वसाइल के पास है, उनके इस्तेमाल वो किस तरह कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा सोशल मीडिया के का एक टीम उन्होंने बनाया है लोगों को गालियां देने के लिए, और हर आदमी को 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं। इसी तरह जो मिसयूज़ अभी आपको आपके सामने रखा जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव ने, हेलीकॉप्टर का जिस तरह इस्तेमाल, वसाइल कुदरती जो अपने हुकूमती वसाइल है उनका किस तरह इस्तेमाल। इसके अलावा भी आपने देखा जो केपीके में जो कैंपेन चलाया गया पीटीआई के जलसों का, वो भी गवर्नमेंट के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह करप्शन के हवाले से केपीके जो है वो शायद पूरे पाकिस्तान में इंडेक्स उनका बिल्कुल ऊपर आया है, लेकिन अभी तक जो तवज्जो मीडिया का, बाकी सियासी पार्टियों का वो नहीं है। या तो वो खुद भी कंप्रोमाइज्ड हैं, या वो समझते हैं कि बस ये बिजनेस एज यूजुअल चलेगा और कोई भी केपीके में पीटीआई के करप्शन और मिस गवर्नेंस को हाईलाइट नहीं करेगा। तो पीटीआई का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही परेशान कुन है, और जो दावे इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किए हैं वो झूठ मबनी है। कोई बहुत दूर नहीं है पेशावर आम से, इस्लामाबाद से या लाहौर से, और ये बताएं कि सबके सामने ये उन्होंने हाईलाइट होता है। सुबह हैंडआउट जारी किया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या उनको ऐसा आपको लगता है ऐसा, क्योंकि पहले जिस तरह शौकत तरीन की कॉल लीक हुई थी तैमूर झगड़ा साहब के साथ कि आपको आईएमएफ के खिलाफ साजिश में किरदार अदा करना है, तो ये उनको बाकायदा कोई लाइन दी गई कि नहीं आपको तो ये करना है कि हम डिफॉल्ट हो रहे हैं और हम तो वफाकी हुकूमत जो है पैसे नहीं दे रही और हम तनख्वाहें नहीं है और हमें ये लाइन टो करनी है कि हम इस्लामाबाद में धरना दे देंगे वफाकी हुकूमत के खिलाफ? यानी लगे कि सूबे और वफाक में लड़ाई हो रही है आपस में। ये कोई सियासी नैरेटिव या नई हिकमत अमली तो नहीं है सूबे को वफाक के सामने खड़ा करने की? देखिए, पहली बात ये ओवरऑल केपीके में पीटीआई के लिए एक बहाना है कि जो वसाइल उन्होंने अब मिसयूज़ किए हैं, जो मिस गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, उसको छुपाने के लिए इनको एक आसान बहाना मिला है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करना है। वरना जो फंड अभी तक के एक्स फाटा के हवाले से उनको मिले, उनका हिसाब उनके पास नहीं है। जो अभी फ्लड में जो उनको फंड मिले, उनका कोई हिसाब नहीं है। डोनर्स ने जो कंट्रीब्यूशन की है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बहुत आसान काम है कि आप मरकज पे ब्लेम करो, जिस तरह माजी में हुकूमतों ने किया है। यही वतीरा टिपिकल पीटीआई की गवर्नमेंट का है, और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो जमहूरियत का प्रोजेक्ट है, गवर्नेंस का प्रोजेक्ट, जिसका एक बुनियादी तरजीह होनी चाहिए, उस पे लोगों का जो ईमान है वो और कमज़ोर पड़ता है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरीके से अपनी नाअहली, मिस गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने करते हैं। मान लिया कि मरकजी हुकूमत को मसाइल का सामना है, फंडिंग का इश्यू है, और उस वक्त जो है एक क्राइसिस है, लेकिन जो वसाइल अभी तक केपीके को मिले हैं उनका भी कोई इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ। लिहाजा अब आसान काम है कि अपनी मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए एक नैरेटिव ठीक लेनी। हमें इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जाना चकज़ई साहब भी साथ हैं, डॉक्टर निसार चीमा साहब, इमरान शफीक साहब। एक ब्रेक है नाज़रीन, जिसके बाद हम आके आपको मजीद कुछ पाकिस्तान के खुदा न खासा डिफॉल्ट होने के हवाले से खदशात, कुछ वजारत खजाना ने हकाइक जारी किए हैं, और साथ साथ जो घड़ी के हवाले से तोशा खाना का केस है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन हकायक खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से आपके सामने रखे। वहाँ पर आज तरमीम बिल मंजूर हो गए असेंबली से अपोजिशन के एहतजाज के बाद हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से, और उसके साथ साथ आज एक हैंड आउट आया जिसमें कहा गया कि सूबा सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह कहा गया, यह बयानिया बनाया गया कि मुल्क जो है वो सूबा जो है उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वफाकी हुकूमत का कुछ वाजिबुल अदा रकम है और उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट है, हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हम जो है वो ये सोशल मीडिया में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि हम तो सूबे को वहां लेकर जा रहे हैं जहां कोई नहीं ले जा सका, यानी हम उनको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके साथ वजीर खजाना, दीगर अहम वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें इमरान खान साहब को जो तहाइफ मिले, उन तहाइफ के हवाले से उन्होंने जो तस्करा किया शहबाज शरीफ साहब ने, जरा आपको ये सुनाते हैं फिर आपको बताते हैं इमरान खान साहब की मंतक क्या है। पहले सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। सऊदी अरब के जो हिज रॉयल हाइनेस जो हमारे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और क्राउन प्रिंस, उन्होंने जो हमारी इतलाई एक ही घड़ी बनवाई थी जिसमें खाना काबा का मॉडल था, खाना काबा का मॉडल था, और वो घड़ी अतीय के तौर पर दी थी पाकिस्तान के अवाम की इज्जत के लिए। ये इमरान नियाजी नहीं, 22 करोड़ अवाम की इज्जत के लिए। जिस तरह मुझे भी तोहफे मिले हैं बड़े, वो मैंने यहाँ पर उसकी एग्जीबिशन है ऊपर, आप जाके देख लें। तो खाना काबा का मॉडल हो तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हम मुसलमान हैं वो चाहे जो मर्जी हम अपनी निजी जिंदगी में करें, लेकिन वो नामूस रसालत पर कट मरते हैं। वो खाना काबा की हुर्मत और इज्जत पर वो कट मरते हैं। ये जो एक इंतहाई एक घटिया हरकत की, घटिया तरीन कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान नियाजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया। और उन्होंने मजीद इस घड़ी के बिकने के हवाले से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह बताया कि कितनी बदनामी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। जरा ये भी सुनते हैं फिर आपको आगे बताते हैं कि इमरान खान साहब की मंतक क्या है इस बारे में। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। लेकिन मैं ये समझता हूं बतौर एक मुसलमान के कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बेच देना, इससे बड़ी पाकिस्तान की बदनामी नहीं हो सकती। वो जरूर वो 50 अरब डॉलर का वो डाका है जो कि इमरान खान नियाजी ने डाला, लेकिन खाना काबा की घड़ी की कीमत बेशक $2 मिलियन की हो या $4 मिलियन की हो, लेकिन जो हमारी जो बतौर मुसलमान हमारा एक है अकीदा कि आप उस घर की जो मॉडल की घड़ी बेच दें, ये इसी तरह है कि खुदा न खास्ता आपको खाना काबा का गुलाफ का टुकड़ा मिले, आप उसको बाजार बेच दें। इससे बड़ी एक इस्लाम की तहजीब क्या हो सकती है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो ये कहते हैं कि उनकी घड़ी उनकी मर्जी के वो बेचे, उनका मर्जी जो करें उसके साथ। उन्होंने क्या कहा अपने बयान में, जिस बयान पे काफी चर्चा हुआ सोशल मीडिया पे, इसके कानूनी मसाइल भी समझेंगे, लेकिन जरा सुनते हैं कि खुद साबिक वज़ीर इमरान खान साहब क्या कहते हैं घड़ी के बारे में। बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। एक तरफ वज़ीर साहब कह रहे हैं कि ये जो घड़ी है ये मुल्क का वकार उन्होंने बेच दिया, मुल्क की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जाती घड़ी है, मैंने बेच दी है। मैं इमरान शफीक साहब पूछूंगा, कानूनी तौर पर ये जो इमरान खान साहब का बयान है ये किधर स्टैंड करता है कि मेरी घड़ी थी, मेरी मर्जी है, मुझ पर मेरी मर्जी, जो करूं मैं, बेचूं फेंकूं जो करूं। ये इमरान साहब जरा फरमाइएगा प्लीज। देखिए सिफान साहब, ये केस है ही नहीं कि ये घड़ी इमरान खान की है तो उन्होंने भेज दिया, तो बहुत उन्होंने सवाब का काम कर लिया, अच्छा काम कर लिया। केस ये है कि जो घड़ी थी ये तोशा खाना से ली गई। क्या ये तोशा खाना से इसकी कीमत का सही तयन करके ली गई, या तोशा खाना में कम कीमत जाहिर की गई और कम कीमत जाहिर करते हुए फिर वो घड़ी की कीमत ज्यादा थी और उसको कम कीमत जाहिर पैसे अदा करते हुए वो घड़ी ले ली गई और फिर उस घड़ी को उससे कई गुना ज्यादा कीमत में बाजार में फरोख्त किया गया। इसका मतलब यह है कि आपने इस पूरे प्रोसेस में बदनीयती का मुजाहरा किया, बेईमानी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के रियासत के जो खजाना है उसको नुकसान पहुंचाया। आप पर यह इल्जाम नहीं है कि यह घड़ी आपकी थी या नहीं थी। यह घड़ी आपकी कैसे होगी?
ये घड़ी एक तोहफा मिली थी, जो तोहफा पाकिस्तान की आवाम का अमानत है, और आप बतौर सरबराह आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको तोशा खाना में जमा करवाते। फिर आप अगर तोशा खाना से लेना चाहते थे तो उसकी वो बाजारी कीमत का दुरुस्त तरीके से तयन करवाते। फिर जो कीमत उसकी असल बनती थी उसका जितना परसेंट कानून ने आपको इजाजत दी थी वो सरकारी खजाने में जमा करवाते। आप इस पूरे प्रोसेस के साथ खेलते रहे, इस पूरे प्रोसेस को आपने सबोताज किया, आपने अपनी जाती मुफादात के लिए इस पूरे प्रोसेस को एक गैर कानूनी और मुजरिमाना तौर पर यह सारा अमल किया। और अब आप कहते हैं मेरी घड़ी थी और मैंने बेच दी। आपकी घड़ी क्या आपको विरासत में मिली थी? क्या ये घड़ी आपको आपके वालिद साहब की तरफ से मिली थी? क्या ये घड़ी आपने खुद कमा के आमदन के जरिए मेहनत मजदूरी करके बनाई थी? ये घड़ी आपको जाती हैसियत में बतौर क्रिकेटर जो है वो किसी ने तोहफे में दी थी? ये सारी चीजें नहीं थी, ये आपकी घड़ी नहीं थी। ये पाकिस्तान की आवाम के साथ आपने झूठ बोला, अपने ओहदे और मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया, अमानत में खयानत की, और उसके नतीजे में आपने बिल्कुल एक उसी शख्स की तरह जो एक चोरी करता है, जो डकैती करता है, आपने अपने रियासती खजाने के साथ एक चोरी और डकैती का कारनामा सर अंजाम दिया और आप फख्र से कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आप ना सिर्फ एक जो आपका अमल है वो मुजरिमाना है, बल्कि आप इखलाकी तौर पर भी इतने करप्ट हो चुके हैं कि आप अपने जुर्म को इतने खुलेआम इस अंदाज में तस्लीम कर रहे हैं कि मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी है। और पाकिस्तान की अवाम, मैं पहले समझता था कि ये घड़ी का जो मामला है इस पे लोग जो कहते हैं कि यार देखें घड़ी ही है ना और तो कुछ नहीं है, ये तोहफा है। कोई हो सकता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई एक नर्म गोशा पैदा हो जाए, लेकिन इस बयान के बाद जिस डटाई के साथ उन्होंने अपने जुर्म को तस्लीम भी किया है, अपने जुर्म को इस अंदाज में अवाम को यह बताया है कि जैसे जो है ये तोहफे जो सरबराहान को मिलते हैं ये उनकी जाती, इनसे तो कई गुना अच्छे है वो इंडिया के हुक्मरान है, वो मोदी है, जिसने कहा मुझे इतने करोड़ रुपए जो है वो अरब रुपए मेरे पास आए और मैंने वो सारे के सारे जो है वो दे दिए, अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखा तोहफा तहफ का। ये तो सहाबा इकराम की रवायत है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है। एक हदीस के अंदर मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त सरजनिश की एक शख्स को, जिसने कहा कि मुझे जो है ये तोहफा मिला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सरजनिश करते हुए कहा क्यों, ये तोहफा तुम्हारे विरासत में आया है, तुम्हारे बाप की तरफ से आया है तोहफा। तो इसका मतलब ये है कि रियासत के जो तोहफे होते हैं यहीं से ये कानून चला है पूरी दुनिया में कि रियासत को सरबराह की हैसियत से जो तोहफा मिलता है वो उसकी जाती मलकियत नहीं हुआ करता। वो मैं समझता हूँ ये पूरा कानून बजाते खुद एक बहुत गलत कानून है कि रियासत के सरबराह। अच्छा, ये निसार चीमा साहब मैं आपका मौकिफ भी इस पे जानना चाह रहा हूँ। ये चीमा साहब आप भी बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया इस पर आपका मौकिफ क्या है, और क्या आप समझते हैं कि ये इस बयान से बच पाएंगे या मजीद फंस जाएंगे इस बयान देने के बाद? चीमा साहब देखिए, गुजारिश ये है कि उनका बयान कि ये मेरी अपनी घड़ी थी, मैं जो चाहूँ करूँ। देखिए, मुझे ये फरमाएं कि जब से वो वजारत उज़्मा से हटे हैं कितने तोहफे इस तरह के उनको मिले हैं। बात यह है कि उनकी ज़ात के लिए अगर होते तो अब भी मिलते, उसी तरह मिलते रहते। ये जो है बिल्कुल सही बात है, हमारे भाई सही फरमा रहे थे कि ये देखें, ये स्टेट को मिलने वाला वो गिफ्ट है जो पूरी पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त अफजाई के लिए है। दोस्तों की जानब से इस तरह के, दोस्त मालिक की जानब से इस तरह के जो तोहफे दिए जाते हैं वो जो है वो किसी ज़ात के लिए नहीं होते, वो जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए हैं, वो स्टेट के लिए हैं। पाकिस्तानी कौम के साथ उनका जो ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, प्यार है, उसका दरअसल उसकी अक्कासी होती है इन तोहफ़ों से। और दूसरी बात जो है वो ये है, ये तो अखलाकी पहलू है कि आप एक दोस्त का दिया हुआ तोहफ़ा जो है उसको बाज़ारों में बेचते रहें, तो ये कि किस कदर ये है कि अखलाकी लिहाज से ये गिरी हुई हरकत है। और दूसरी बात यह है कि जब ये घड़ी गई है, जब तो यह है कि वो उनके ख़रीदार भी उसके सामने आ गए, यह है कि यहाँ से घड़ी गई है बाहर बगैर डिक्लेयर किए, फिर यह है कि अगर बेची गई है तो उसके पैसे वापस आए बगैर डिक्लेयर किए हुए। कानूनी पहलू ये है कि वो जो एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर ही नहीं हुए। यानी ये कि ये इस तरह के कितने ही एसेट्स वो छुपाते रहे, कितने ही उन्होंने असासे अपने छुपाए, कहीं डिक्लेयर नहीं किए। देखें, बात यह है कि ये सारे का सारा मामला जो है अखलाकी लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से भी, दोनों लिहाज से ये है कि इमरान खान साहब ये कि बिल्कुल उन पर ये जुर्म साबित होता है। और मुझे लगता यह है कि इस केस में उनका बचना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर जान साहब आपका मौक़िफ़ इस बारे में जानते हैं, और पाकिस्तान के खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो खदशात ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं उसकी कुछ हकीकत आपके सामने रखेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको इस घड़ी के और घड़ी चोरी और इस केस से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन आज जो दलाइल दिए गए, सेशन कोर्ट में जो समाअत हुई, फैसला महफूज हुआ, इस पर कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें रखते चले। आज दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से फैसला जो मुतल्लिक है वो महफूज हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस का मामला, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त से मुतल्लिक फैसला आज महफूज हुआ। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और ये वही रिपोर्ट है उस बुनियाद पर जब कहा गया जी कि इनको ट्रायल किया जाए बाकायदा, और केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील साद हसन अदालत में पेश हुए। वकील साद हसन ने कहा कि इमरान खान ने यह कहा है कि तोशाखाना की रकम से सड़क बनाई, वज़ीर-ए-आज़म का कोई तोहफा मिले तो तोशाखाना में जमा कराना होता है। वकील साद हसन ने मजीद दलाइल दिए। 2018 में कानून आया, 20% रकम तोशाखाना में जमा करा के तोहफे हासिल किए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रकम 20 से बढ़ाकर 50% कर दी। घड़ी कीमत 8.5 करोड़ लगाई। इमरान खान बताने में नाकाम रहे कि घड़ी आखिर कितने रुपए में बेची। केस घड़ी के बारे में नहीं बल्कि केस इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए असासा जात के हवाले से है, और इमरान खान उनकी अहलिया ने तोशाखाना से तकरीबन 58 जो तहफ़ लिए हैं उससे मुतालिक 3 साल में इमरान खान साहब की जानिब से 58 आइटम्स की मालियत जिनकी बनती है तकरीबन 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा, इस हवाले से ये केस है। तो इस हवाले से आज ये फैसला महफूज हुआ। दूसरी तरफ एक बयानिया जो मुसलसल बनाया जा रहा है, वो बयानिया ये है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, और ये बार बार सोशल मीडिया के जरिए बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। आज वजीर खजाना इसहाक दार साहब ने कुछ देर कबल अपनी प्रेस टॉक के अंदर ये बताया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तान के मजमूई मुल्की कर्जों को किस बुलंदी पर ये लोग लेके गए। कुछ उन्होंने फिगर्स शेयर किए कौम से। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स से वो 25,000 का कर्जा जो है वो ये 44,500 अरब पे लेके गए। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इंक्रीज है। कभी इतनी तेजी के साथ 75,000 साल कर्जा 25,000 और 19,500 का इजाफा सिर्फ 42 महीने में। सिर्फ 42 महीने में कर्जों में इजाफा हुआ। जान चकसई साहब, आपसे पहले पूछना चाहूंगा तोशाखाना के हवाले से, आपको लगता है कितना ठोस और केस ऐसा है जो कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब की नाअहली और कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट में हो सकती है, क्या मुमकिन है आपको लगता है? देखिए, अगर इंसाफ सब के लिए बराबर हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस केस में बच सकते हैं। इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है वो बहुत वाज़ेह है और ओपन एंड शट केस है। फिर इखलाकी एतबार से भी ये बहुत ही ऐसा केस है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। क्या मजहब की बुनियाद पे मिलने वाली घड़ी को या घड़ियों को आप अपना ज़ाती कह सकते हैं? नहीं। क्या आप इखलाकी मयार पे उतरते हैं जिसका आपने खुद अपने लिए और दूसरों के लिए सेट किया है? हुज़ूर रियासत मदीना बाकी लोगों को चोर और डाकू कहना और ख़ुद को पारसा साबित करना हर स्टेप पे, लेकिन यहाँ पे इन सारी चीज़ों के हवाले से चीज़ों को ट्रांसपेरेंट ना रखना, हिसाब ना देना, और ये फिर डटाई से कहना कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं इनको किस तरह मेरी घड़ियाँ हैं मैं स्पेंड कर लूँ। ये सारी वो बातें हैं जो इखलाकी लिहाज से किसी भी तरह इमरान खान को सूट नहीं करती है। और बदकिस्मती से मैं इस बात पर हैरान हूँ कि वो इस बात पर खड़े भी हैं और कह रहे हैं कि मैं इस हवाले से किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं हूं, और जबकि ये हर वक्त जो है तकते नहीं है। वो मिसालें देते हैं जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में होती हैं, और कंपैरिजन करते हैं मदीना की रियासत और अपने आप को वो लीडर साबित करने के लिए कि मैं बहुत ही क्लीन हूँ, पारसा हूँ, बाकी सारे लोग जो है वो चोर और डाकू हैं। तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लिहाजा मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, मैं बहुत ही सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता कि ये मयार बिल्कुल उनको जचता नहीं है। बाकी लोगों ने कभी भी इस तरह दावे नहीं किए। बाकी लोगों पे अगर करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो उन्होंने कभी भी इस तरह दूसरे लोगों को डाकू और चोर नहीं कहा, जबकि ये सुबह शाम इनका बयानिया यही है। और इस वजह से अब लोगों को शक होने लगा है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है, और उनका अपने लिए मयार एक है, दूसरों के लिए दूसरा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इमरान खान साहब की जो ऐसी पोजीशन है उसको बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, और जान साहब ये बताएं कर्जों के हवाले से भी इखलाकी एतबार से इमरान खान साहब तो दूसरों पे तहकीकात कर रहे थे कि ये कर्जे कैसे बढ़ा दिए इन्होंने। मुल्क के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये इनके दौर में 44,000 अरब रुपए का ये तोहफा देके गए इस कौम को। ये कर्जे कैसे बढ़े? ये कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए गवर्नमेंट को इंक्वायरी करने के लिए कि उन्होंने किया क्या है मईशत के साथ, कर्जों के साथ? और ये ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा है इनके दौर में, और ना एक सड़क तो इन्होंने कोई इफ्तिताह नहीं की कि जिसका कहा जाए कि ये मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने इतने कर्जे लिए हों। सी पैक रुक गया, सब रुक गया।
तो ये किधर गया पैसा, कोई तहकीकात तो की जाए, किधर इन्होंने 44,000 रुपए इधर उधर किए, क्या किया इन्होंने इसके साथ? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि क्या है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ये बिल्कुल गलत बयानिया है। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि आपके जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, इंटरनेशनल पेमेंट आप नहीं कर पा सकते हैं। अभी पाकिस्तान ने 1 अरब जो है वो डॉलर का पेमेंट किया है बाउंड में, जो बाउंड के क्रेडिटर्स थे। इसी तरह पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात तो होंगी। आप LLC खोलने में, इम्पोर्ट का जो बिल है उसको कर्टेल करने में गवर्नमेंट जो है वो यानी सख्ती करेगी, लेकिन पाकिस्तान का दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। अभी भी पाकिस्तान के बहुत से अच्छे पाकिस्तान क्रेडिट वर्थिनेस है अपने कम अज़ कम अलाइज के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये सिस्टमेटिक अगेन इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से किया जा रहा है और ये डोमेस्टिक एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है। बाकी कोई इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारे ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ना कोई जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने कहा है। हाँ, हमारे इंटरनेशनल जो रेटिंग्स हैं वो कम होते रहते हैं, आगे भी बढ़ेंगे, कम होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक माशी एतबार से तो सख्त है, चैलेंजिंग है, लेकिन जो डिस्कोर्स है डिफ़ॉल्ट का वो बिल्कुल गलत है। बाकी ये कि माजी के हवाले से कमीशन होना चाहिए। देखिए, बदकिस्मती से 3.5 साल में इस मुल्क का जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया गया है माशी एतबार से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। एक 2017 में जब ये 6% पे चला गया था, जब सीपैक रिवाइव्ड हो गया था, यानी वो उसकी हम $50+ बिलियन की बात कर रहे थे और बहुत से इंडिकेटर्स थे वो बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में थे। लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद मुल्क एकदम से एक दलदल में फंस गया और अब साबित हो गया कि इमरान खान साहब के जो भी दावे हैं वो असल में ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। वो सुबह 9 बजे दफ्तर नहीं आ सकते हैं, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं उनकी मीटिंग के बाद वो फॉलो अप नहीं कर सकते थे, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी बात नहीं मानती थी, अपनी उनके पास टीम नहीं थी, उनकी अपनी तैयारी नहीं थी, उनका विजन नहीं था, उसका सिर्फ एक पॉलिटिकल रेट्रिक्स है और रेट्रिक की बुनियाद पे उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़े रखा। लेकिन गवर्नेंस, स्टेट क्राफ्ट, ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब की बस की बात, उनकी सलाहियत नहीं।